अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज की स्टोरी हमारे साथ हमज़ा ने शेयर की है। बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार किस्म की हॉरर स्टोरी है और आप सबको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज़ अपलोड हो चुकी हैं, डिफरेंट क्रिएचर्स, वेंडिगो, स्किन वॉकर और जिन्नात से रिलेटेड, तो उनको भी विज़िट करें। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी हॉरर थ्रिलिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट हो चुका है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करेंगे। आप अपनी स्टोरीज़ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा ID मेंशन है, वहाँ शेयर करें। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए एंड किसी अंधेरी और ख़ामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि कहानी को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें। तो बग़ैर देर की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम हारिस भाई, मेरा नाम हमज़ा है और मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैंने टूरिज़म के गर्ज से डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट किया है। US, कनाडा, यहाँ तक के नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को भी विज़िट किया हुआ है। और दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ और उनको डीपली एक्सप्लोर कर चुका हूँ। मेरे पास इस तरह की काफ़ी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं क्योंकि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड भी रिसर्च करता रहता हूँ और इन चीज़ों के बारे में भी छानबीन करता रहता हूँ अपनी टूरिज़म के साथ। अमेरिका के फॉरेस्ट और कनाडा के जंगलात में भी मुझे इस तरह की काफ़ी मखलूक़ात की मौजूदगी का पता चला था। वो भी स्टोरीज़ मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाक़या सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये उन सब में से मुनफरिद किस्म का है और मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो सोचा कि सबसे पहले इसी को शेयर करना चाहिए। मैं टूरिज़म की गर्ज से 3 माह के लिए यूक्रेन गया हुआ था। इस बीच मुझे यूक्रेन की डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करना था, वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ को, मोन्यूमेंट्स को, और ऐसी और भी काफ़ी जगह थी जिनको मुझे एक्सप्लोर करना था, जिसमें से 30% हिस्सा मेरा वो था कि जहाँ पर मुझे यूक्रेन के जंगलात वगैरह को विज़िट करना था और ऐसी जगहों को विज़िट करना था जो कि अबैंडन्ड हो चुकी होती हैं। अब मैं अपना बाकी 70% तो वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर चुका था और उधर की काफ़ी मशहूर जगहों पर फिर चुका था। अब जो 30% पार्ट था उसमें सबसे पहले मुझे ऐसी जगह को विज़िट करना था जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी। और मुझे यूक्रेन आने की एक्साइटमेंट भी सिर्फ इसी वजह से थी कि मैं इस जगह को विज़िट करूँगा। इसीलिए मैंने बाकी तमाम जगहों को पहले विज़िट कर लिया था ताकि बाद में आराम से इस जगह को विज़िट कर सकूं। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वो 130 किलोमीटर नॉर्थ कीव में है, जिसको चेरनोबिल पावर प्लांट भी कहा जाता है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहां पर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता था। और वहां पर ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था कि जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। आज भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो दुनिया का सबसे बदतरीन न्यूक्लियर डिज़ास्टर था जो कि हिस्ट्री में आज तक हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले ये ओवरव्यू देता हूँ कि ये हादसा कब हुआ था और ये कैसे हुआ था। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने वहाँ पर किस टाइप की क्रिएचर्स को देखा था। तो ये हादसा 1986 में हुआ था, जबकि यूक्रेन की जगह वो सोवियत यूनियन कहलाता था और उसी के एरिया में पावर प्लांट आया करता था। इस पावर प्लांट का ये काम होता था कि इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी और काफ़ी चीप प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यूज़ करते हुए। तो इसी तरह के एक दिन रिएक्टर नंबर 4, 4 रिएक्टर में से चौथे रिएक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से उस रिएक्टर की कोर लिड में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगा और उसके बाद एक सेकंड धमाका हुआ जो कि पहले वाले से भी काफ़ी ज़ोरदार था।
और उस धमाके के बाद जितना भी न्यूक्लियर फ्यूल था वो हवा में फैलने लगा, जिसकी वजह से उस शहर में काफ़ी लोग उस रेडिएशन की चपेट में आ गए। ये हादसा लाइव तो ना किया गया। उसके बाद जब ये सारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वेव्स धीरे धीरे उस रीजन से निकलते हुए यूरोप की आबो हवा में फैलने लगी, तो उनके इक्विपमेंट्स ने डिटेक्ट किया कि हवा में रेडिएशन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद सोवियत यूनियन को तस्लीम करना पड़ा कि चेरनोबिल पर कितना बड़ा हादसा हो चुका है, और उस सिटी के लोगों को भी सही से कुछ ना बताया गया। वहाँ पर काफ़ी रेडिएशन की वजह से अमवात हुई, जानवर और काफ़ी लोग मारे गए, और उसके बाद उस पूरी सिटी को खाली करवा लिया गया। पत्नी कितने किलोमीटर स्क्वायर पे वो सिटी फैली हुई थी, और सारे एरिया को इवैक्यूएट कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर लिक्विडेटर्स और इस तरह के काफ़ी मज़दूरों वगैरह ने आकर उस जगह को कवर किया ताकि रेडिएशन और बाहर ना फैले। लेकिन अब उसके बावजूद भी वो जगह बिल्कुल रहने के काबिल ना थी। कुछ सालों बाद उस जगह को कवर करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि जो रेडिएटर नंबर 4 को कवर कर सके। तो पता ये चला कि वो स्ट्रक्चर जल्दी में बनाया गया था और उसको कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब होने लगी और रेडिएशंस फिर से बाहर निकलने लगी। बाद में उस जगह पर एक बिल्कुल प्लान और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसको वहाँ पर इम्प्लांट किया गया, और आज तक वो स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। और ये गुमान किया जाता है कि वो अगले 100 सालों तक इस जगह से उन रेडिएशंस को रोक कर रखेगा। बेशक अब उधर रेडिएशन की मिकदार इतनी तो नहीं है जितनी कि 1986 में हुआ करती थी, लेकिन अभी भी रेडिएशन इतनी तो ज़रूर है जो कि नॉर्मल लिविंग के लिए ठीक नहीं। इसलिए वो एरिया बिल्कुल इनहैबिटेंट है, और वहाँ पर जगह जगह आर्मी की पोस्ट हैं, और सिर्फ टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट वगैरह को अंदर जाने की इजाज़त होती है, वो भी सिर्फ वो वाले जिसको गवर्नमेंट अलाउ करती है। उसके अलावा किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। टूरिस्ट को भी वहाँ जाने दिया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल किस्म की प्रिकॉशंस के साथ। और अक्सर ये बातें भी वहाँ सुनी जाती हैं कि वहाँ के जो जंगलात हैं और वहाँ की बिल्डिंग्स इस कदर खस्ता हाल हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है कई 100 किलोमीटर पे फैला हुआ किसी हॉरर मूवी का सेट है, क्योंकि वहाँ पर किसी शख्स की रिहाइश नहीं। जंगलात में जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसीलिए वो जगह ऐसे लगती है कि जैसे किसी हॉरर मूवी का बना बनाया सेट हो। अब वो दिन आ पहुँचा था कि मुझे चेरनोबिल पावर प्लांट विज़िट करने के लिए जाना था, और मुझे 3 दिन की स्टे का वारंट मिला हुआ था। मैं 3 दिन वहाँ पर स्टे कर सकता था, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस थी कि मुझे एक स्पेशल किस्म का मास्क पहनना होगा, उसको उतारना कतई नहीं है, और जो कि ज़्यादा रेडिएशन वाला एरिया है वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना। हालांकि आर्मी की पोस्ट्स अंदर बनी हुई थी जिनका काम ये था कि कोई भी बंदा उस रीजन के अंदर ना जा सके, टूरिस्ट भी उस रीजन से बाहर ही घूम सकते हैं। मुझे एक आर्मी ऑफिशियल के साथ वहाँ पर भेजा गया, और अब मैं चेरनोबिल की एंट्री पर मौजूद था। हालांकि चेरनोबिल पावर प्लांट वहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन अब उस पूरे इलाके को चेरनोबिल कहना गलत ना होगा, क्योंकि वहाँ पर और कोई नॉर्मल शख्स नहीं रहता आर्मी ऑफिशियल्स के अलावा। आर्मी ऑफिशियल्स भी वो जो कि सिर्फ जगह जगहों पर अपनी पोस्ट में मौजूद है। वो जगह एंटर करते हुए मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, और मैंने दिल में सोचा कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी, क्योंकि ये जगह पिछले 30-35 साल से ऐसे खंडर पड़ी हुई है। वहाँ के वो घर के जिनमें लोगों की रिहाइश थी अब ऐसा मंजर पेश कर रहे थे कि कोई खंडर हो, और यहाँ पर सदियों से किसी इंसान का बसेरा ही ना था। जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक खामोशी और सन्नाटा था, और जो आर्मी की पोस्ट थी वो जस्ट एक पोस्ट वहाँ की एंट्री पर थी। उसके अलावा सारी पोस्ट चेरनोबिल पावर प्लांट के एरिया में ही थी, और बाकी जितनी भी सिटी थी वो ऐसे ही अबैंडन पड़ी हुई थी, और वहाँ पर कोई भी और आर्मी ऑफिशियल ना था। मुझे वहाँ का एक मैप दिया गया और पूरा रास्ता समझाया गया, और मुझे रेडियो फ़ोन भी दिया गया कि जब भी मेरा ऐसा कुछ दिल करे कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है
क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि इंसान वहाँ पर घबरा सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़ात के अलावा और कोई भी नहीं हो। तो ऐसे में वो रेडियो पर आर्मी से कांटेक्ट करके उनसे कह सकता है, तो उसको आधे से पौने घंटे के अंदर ही वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उन्होंने मुझे रेडियो फ़ोन यूज़ करना भी सिखाया और साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई कि जो मुझे नहीं करनी थी। अपना मास्क बिल्कुल मुझे नहीं उतारना था। साथ उन्होंने मुझे कैंपिंग का भी अपना ही सामान दिया था, जो कि एक स्पेशल किस्म के कपड़े से बना होता है कि जिसके अंदर रेडिएशंस नहीं जाती। खाना भी मुझे कैंप के अंदर रहकर ही बनाना था। और वहाँ का कोई भी ऐसा लोकल या स्ट्रीम या नदी से कोई भी पानी मुझे नहीं पीना था। इस बात से भी सख्ती से मना किया गया था और मुझे 3 दिन का खाना भी उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड किया था। अब ये सब कुछ वो आर्मी ऑफिशियल ने मुझे समझाया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब मैं उस पूरे एरिया में बिल्कुल अकेला था और उन बिल्डिंग्स और घरों को एक्सप्लोर करने लगा। मेरे पास एक टॉर्च लाइट थी और मेरा सामान वाला बैग था। एक बैग मैंने अपने आगे लटकाया हुआ था, आगे की तरफ पहना हुआ था, और एक पीछे की तरफ पहना हुआ था कि जिसमें कैंपिंग का सारा सामान था। वहाँ के घरों वगैरह को विज़िट करते हुए मुझे काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। जो चीज़ें मैंने पहले वीडियोस में देखी थी, मुझे वो सब कुछ अब अपने सामने फील हो रहा था। और मैं देख सकता था कि लोगों ने यहाँ पर 1986 में उस दिन कैसे सरवाइव किया होगा। वो दिन तो उन लोगों के लिए एक क़यामत का दिन होगा। लोगों की चीज़ें ऐसी ही बिखरी पड़ी थी। कई घरों के अंदर जाने पर पता चला कि उनके क्लोथ्स और उनके क्लोजेट्स का सारा सामान नीचे बिखरा पड़ा था और उस पर 1-1 फुट मिट्टी जमी हुई थी। किसी के शूज़, बच्चों के जूते और वहाँ पर जो लिक्विडेटर्स ने काम किया था उनके मास्क और शूज़ वगैरह वहाँ पर पड़े हुए थे। इन सारी चीज़ों की वजह से मैं ख़ुद को उसी दिन में और उसी ईयर में महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जो सब कुछ हुआ है मेरी आंखों के सामने चल रहा है। मैं अपनी आंखें बंद करके उस तमाम वाक़े को फ़ील कर रहा था, तो लग रहा था कि वो सब कुछ आज ही हो रहा है। मुझे लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, लिहाजा मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया और उस जगह को और एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया। वो काफ़ी बड़ा रीजन था, तो मैं हर घर में तो जाने से रहा, इसलिए जो बिल्डिंग्स मैंने वीडियोस वगैरह में देख रखी थी उन बिल्डिंग्स में जाने लगा। उसमें से एक 10 मंजिला बिल्डिंग थी, उसको तो मैंने पूरा एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया था। डिफरेंट फ्लोर्स पर मैं जा रहा था और मैं पहले भी कई इस तरह की जगहों पर गया हूँ, जंगलात में, और काफ़ी ऐसी क्रिएचर से मेरा सामना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि मैं किसी और दिन वो भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन ये जो मैंने देखा था, इस जैसा मंज़र मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे कि उस दिन माँ बाप अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहे होंगे कि वो अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देख रहे होंगे और बच्चे अपने माँ बाप को तड़पता हुआ देख रहे होंगे। वो मंज़र किसी क़यामत से कम नहीं होगा। वो पूरी बिल्डिंग ऐसे लग रही थी कि जैसे अभी मुझे खाने को आ रही हो। दीवारों पे हर जगह पे फंगस लगा हुआ था और इतना गहरा फंगस लगा हुआ था कि पूरी पूरी उंगली अंदर जा रही थी। और बारिश की वजह से वो घरों की हालत ऐसी खस्ता हाल हो चुकी थी कि लगता था एक ही जंप करूँगा बिल्डिंग में तो पूरी बिल्डिंग ही नीचे को गिर जाएगी। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था और मुझे भी काफ़ी खौफ आ रहा था उन बिल्डिंग्स के अंदर, तो मैं उस एरिया से बाहर निकला और अब मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ साथ ही जो जंगल है मुझे उसमें जाना चाहिए। खैर, मैं उस सिटी से निकलता हुआ उस जंगल की तरफ जाने लगा, उस मैप से सारा रास्ता देखते हुए। तो मुझे पता चला कि उस जंगल से थोड़ा ही दूर चेरनोबिल पावर प्लांट है और वहाँ से मुझे आर्मी की पोस्ट भी नज़र आ रही थी। कहने के मुताबिक तो वहाँ आर्मी की काफ़ी सारी पोस्ट थी, लेकिन देखने में तो बस 1-2 ही पोस्ट बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। उसमें भी जस्ट लाइट्स ही जल रही थी। ऐसा तो लग रहा था कि अंदर कोई शख्स मौजूद होगा, लेकिन वहाँ से तो वाज़िया नहीं हो रहा था। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि इस जंगल में जाने से पहले क्यों ना उस पावर प्लांट के पास जाऊँ। और मैं उस पावर प्लांट के करीब बढ़ने लगा।
मुझे यकीन था कि आर्मी ऑफिशियल्स मुझे आगे रोक देंगे, लेकिन मैं करीब से एक दफ़ा उस पावर प्लांट को देख तो पाऊँगा और उसकी कुछ पिक्स वगैरह भी ले लूँगा, ताकि मेरे पास मेरी मेमोरीज़ सेव रहें और पता चले कि मैं वाकई ही इस जगह पर गया था। लिहाजा मैं उस जगह की तरफ बढ़ने लगा और साथ अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन किया हुआ था वीडियो बनाने के लिए। अब जब मैं उस पोस्ट के पास पहुंचा तो देखता क्या हूं कि उस पोस्ट पे सिर्फ लाइट ही जल रही थी और उस पोस्ट के अंदर कोई भी मौजूद ना था। यह देखकर मुझे एक दफ़ा को तो हैरानी हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है कि आर्मी पर्सन जो है वो इधर उधर कहीं राउंड पर हो। मैं वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहा और उस पावर प्लांट को देखने लगा। तो उस पावर प्लांट को देखते हुए मेरी रूह कांप रही थी। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे खाने को दौड़ रहा है। और साथ ही साथ मैं उस पावर प्लांट की पिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जिससे आपको उसकी दहशत और वो कितनी खौफनाक जगह है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। आप इमेजिन करें कि आप एक ऐसी सिटी में हैं कि जहाँ पर कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था और उस सिटी में आपके अलावा कोई मौजूद ना है और 30-35 साल से ना ही कोई वहाँ पर आया है और किसी ने रिहाइश रखी है। तो वो जगह किस किस्म का मंजर पेश कर रही होगी, आप खुद तसव्वुर करें। अब मेरे 5 मिनट पोस्ट के पास खड़ा होने के बाद भी वहाँ से कोई ना आया तो मेरे दिल में भी थोड़ा तजस्सुस हुआ और मैंने कहा क्यों ना इस पोस्ट को बाईपास करते हुए मैं ज़रा अंदर तो जाकर देखूं। बेशक मैंने सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और जो लोग जहाँ पर जॉब करते हैं वो भी तो यहीं पर रहते हैं, तो इतना कोई ख़तरा तो होने नहीं वाला। दूसरी पोस्ट के पास भी जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई ना था। ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें देने पर भी पता चला कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो मैंने तो ये सोचा कि हो सकता है ये पोस्ट और ये लाइट्स सिर्फ इसलिए लगाई गई हैं कि लोगों को लगे कि यहाँ आर्मी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर शायद होता कोई भी ना हो। बस लोगों के अंदर ये डर डाला हुआ है कि कोई इस एरिया की तरफ आने का सोचे ना। मुझे तो यहाँ पर अभी तक कोई आर्मी ऑफिशियल दिखाई नहीं दिया था, लिहाजा मैं पावर प्लांट के पास जाने लगा और अब मैं पावर प्लांट के अंदर एंटर कर चुका था और बिल्कुल रिएक्टर नंबर 4 के सामने खड़ा हुआ था, जिसको उस बड़े सारे स्टील स्ट्रक्चर के साथ कवर कर दिया गया था। पहले तो मैं खुश हुआ कि यहाँ पे चलो कोई आर्मी ऑफिशियल मौजूद नहीं है तो मुझे यहाँ पर अच्छे से घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में और डर आने लगा, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका था कि मैं इस जगह पर बिल्कुल अकेला हूँ और इतने बड़े रकबे और खंडर पड़ी हुई सिटी में बिल्कुल अकेली ज़ात है मेरी। मुझे भी अब थोड़ा खौफ आने लगा था। बेशक मैं ऐसी जगहों पर पहले घूम चुका था, लेकिन ऐसा नज़ारा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था कि जहाँ हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा मेरे दिल ने कहा कि मुझे और अंदर नहीं जाना चाहिए, बस यहीं से जितना देख लिया है उतना काफ़ी है। मैंने उन सब रिएक्टर की तस्वीरें ली। रिएक्टर नंबर 1, 2 और 3 तो पहले की तरह ही थे, बस रिएक्टर नंबर 4 को कवर किया हुआ था। इनकी कुछ पिक्स लेने और वीडियोस बनाने के बाद मैं उस जंगल की तरफ जाने लगा, जो कि वहाँ से बिल्कुल ही करीब था, और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि आवाम को कितना पागल बनाया हुआ है। हालांकि यहाँ पर कोई आर्मी ऑफिशियल मौजूद ही नहीं है, बस लोगों में ही डर डाला हुआ है कि कोई यहाँ पर आए ना। हालांकि इनको चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि ये इतना सीरियस मामला है। मैंने अपने मोबाइल को अपनी जेब में डाला और जो टॉर्च मेरे हाथ में थी उसकी लाइट को ऑन किया और उन्हीं पोस्ट की तरफ से होता हुआ उस जंगल की तरफ जाने लगा। कि जंगल में मुझे दूर से ऐसा महसूस हुआ कि दरख्त के पास कोई ऊंची सी चीज़ खड़ी हुई है। यह तो वाज़िया ना हो रहा था कि वो ज़मीन से ही शुरू हो रही है या दरख्त पर ही कहीं बैठी हुई है, लेकिन इतना तो ज़रूर मालूम हो रहा था कि उस चीज़ का बहुत बड़ा सर है और वो दरख्त से भी काफ़ी ऊंची जा रही थी। मैं हल्का हल्का दरख्तों की ओर से होता हुआ उस चीज़ के पास बढ़ने लगा। मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑफ कर दी और आराम आराम से बग़ैर किसी आहट के उस चीज़ की जानिब बढ़ने लगा। जब मैं उस चीज़ के काफ़ी करीब जा चुका था तो मुझे मालूम हुआ कि उसके 2 पाँव और 2 हाथ हैं किसी नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन उसकी हाइट
एक बहुत ऊंचे दरख्त से भी काफ़ी बुलंद थी। ये चीज़ मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। अमेरिका के जंगल्स में भी मैंने कुछ ऐसी क्रिएचर्स देखी थी, लेकिन ये उनसे कुछ अलग थी। और मैं जानता ही था कि इतने सालों से बंद पड़ी हुई और अबैंडन्ड जगहों पे ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होगी और अब मैं उसको अपने सामने देख भी रहा था। मेरे पास इंफ्रारेड कैमरा भी मौजूद था, जो कि काफ़ी अंधेरे में भी साफ पिक्स ले सकता है। मैंने उसको अपनी आंख के साथ लगाया और देखने लगा, तो देखता क्या हूँ, एक काफ़ी बुलंद सी जिसामत वाला वाइट बालों से घिरा हुआ एक इंसान नुमा बकरा मेरे सामने खड़ा हुआ था, जिसको शायद गॉड मैन ही कहा जाता है। गॉड मैन के बारे में मैंने पहले काफ़ी स्टोरीज सुन रखी हैं और इस क्रिएचर की एग्जिस्टेंस पे भी मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ में और अदर क्रिएचर्स भी मैंने देखी थी, जैसे वेंडिगो, स्किन वॉकर वगैरह, लेकिन आज तक मैंने गॉड मैन कभी नहीं देखा था। मुझे दिल ही दिल में एक्साइटमेंट भी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा गॉड मैन को देखा था, और साथ ही साथ डर लग रहा था कि अगर उस चीज़ ने मुझे देख लिया तो मैं यहाँ से जान बचाकर भाग भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस पूरे इतने बड़े रीजन में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और रेडियो पर राब्ता करने के बाद भी आर्मी ऑफिशियल अगर मुझे लेने आए तो उनको भी आने में आधे से पौना घंटा तो लग ही जाएगा। खैर, मैं दरख्त की ओट में ही बैठा हुआ उस चीज़ की वीडियो बना रहा था कि अचानक ही उस चीज़ ने पलट कर मेरी तरफ देखा, और मुझे साफ नज़र आ रहा था कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल रहा है। वो जो कुछ देर पहले काफ़ी खामोश खड़ा हुआ था, अब उसने इस तरह की आवाज़ निकाली कि मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया। मैंने पहली ज़िंदगी में कभी इतनी भयानक और ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं जितनी तेज़ मुमकिन था वहाँ से भागा। भागते हुए मेरा इंफ्रारेड कैमरा भी नीचे गिर गया। मैंने उसको उठाने के लिए रुकना चाहा, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भागते हुए मेरे पीछे आ रही थी, और मैं उसका शिकार नहीं बनना चाहता था। आप खुद सोचें, इतनी ऊंची चीज़ कि जो 2 से 3 मंजिला घर से भी ऊंची हो, तो वो कितने कितने बड़े कदम लेकर भागती आ रही होगी। वैसे तो मैं उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन मैं दरख्तों के पीछे से जिग जैग करता हुआ निकल रहा था, ताकि उस चीज़ को मुझे पकड़ने में थोड़ी दुश्वारी हो, और तब तक मैं इस जंगल से निकलकर किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाऊं। वो चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, और ऐसे भाग रही थी कि मानो पूरी ज़मीन ही तोड़ डालेगी। उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि उसका जब एक कदम नीचे लगता था तो पूरी ज़मीन हिलती थी। अब मैं उस सिटी की तरफ जा रहा था, और अपनी टॉर्च लाइट भी ऑन की हुई थी, और उसी की रोशनी में जहाँ तक दिखाई दे रहा था बस वो ही मुझे दिखाई दे रहा था। अब मैं जंगल के बिल्कुल एंड पर आ चुका था, और वो चीज़ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, पीछे आई जा रही थी। मैं भागता हुआ उन बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पर घर काफ़ी ज़्यादा थे और बिल्डिंग्स भी, इसीलिए मैं भागता भागता उनके अंदर चला गया, और अब वो चीज़ मुझे ऊपर से ही ढूंढने लगी। वो 2-2 मंजिला घरों के ऊपर से भी मुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि उसकी हाइट उससे भी काफ़ी बुलंद थी। उसके सर पे 2 बड़े बड़े सींग भी थे, और ऐसी क्रिएचर मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगा, और ये किस्सा कभी किसी से बयान ही नहीं कर सकूंगा, और मेरी कहानी आज ही ख़त्म हो जाएगी इसी जगह पर, कि जहाँ पर कई सालों पहले कई लोग इस हादसे की वजह से मारे गए थे। लिहाजा मैं हार तो मान नहीं सकता था, और ना ही मैंने कभी हार मानी थी। अल्लाह का नाम लेते हुए मैं एक घर से दूसरे घर के अंदर जा रहा था, ताकि उस चीज़ को मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो और उसको पता ना चले कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। रेडियो फ़ोन भी मेरे पास था, लेकिन मुझे किसी जगह पर सुकून से बैठकर उसको यूज़ करना था, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा उसको यूज़ करना था और मैं उसके साथ इतना यूज़ टू नहीं था। इसलिए मुझे आराम सुकून से बैठ के उसके बटन्स को ऑन करके उस फ्रीक्वेंसी पर आर्मी ऑफिसर से बात करनी थी। लिहाजा अब मैं एक ऊंची इमारत में जा पहुंचा, जो कि 12 से 13 मंजिला ऊंची थी, और मेरा प्लान था कि मैं सबसे ऊंची वाली मंजिल में जाऊंगा। अभी मैं 30वीं मंजिल को पहुंचा था कि वो चीज़ वहीं पर खड़ी हुई थी।
उसने उसकी खिड़की में से अंदर हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे बचता हुआ उससे ऊपर की इमारत में जा पहुंचा और तब तक ना रुका जब तक कि मैं उसके टेरिस पर ना चला गया और बिल्कुल ऊपर वाली छत पर चला गया। अब मैं जंगले के पीछे छुपकर हल्की निगाहों से उस चीज़ को देख रहा था, तो वो चीज़ अभी भी उसी बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो आज तो मेरी जान छोड़ने ही नहीं वाली। वो गोट मैन आज मुझे मारने ही वाला था कि उसी बिल्डिंग में से मैंने दोबारा देखा कि जंगल की तरफ से काफ़ी और इस तरह की क्रिएचर्स घूम रही है। तकरीबन 5-6 तो मैंने अपनी आंखों से उस जंगल में और देखी थी। तो ये ख़तरा अब मेरे लिए और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ एक गोट मैन नहीं था, बल्कि और भी कई सारे गोट मैन वहाँ पर मौजूद थे। अब मैं जंगले से बिल्कुल नीचे होकर बिल्कुल कोने में जाकर वो रेडियो फ़ोन चलाने लगा। रेडियो फ़ोन चलाते चलाते मेरे हाथ से एक दफ़ा नीचे गिर गया। मैंने उसको दोबारा ऊपर उठाया और जिस तरह उस आर्मी ऑफिशियल ने मुझे गाइड किया था वैसे ही उसको यूज़ करने लगा। अब जैसे ही मैंने उसको फ्रीक्वेंसी पर सेट किया तो उसके अंदर से काफ़ी शोर वाली आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनने के बाद वो जो गोट मैन नीचे खड़ा हुआ बिल्डिंग के चक्कर लगा रहा था, वो दोबारा से ऊंची आवाज़ में चीखा और अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा है। उसके लिए उस बिल्डिंग पे चढ़ना कोई मुश्किल काम न था, क्योंकि वो खुद 2 से 3 मंजिला ऊंचा था और वो बहुत आराम से उसकी खिड़कियों और दरवाज़ों वाली जगहों पर हाथ रखता हुआ ऊपर आ सकता था। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ रेडियो पर मैसेज भेजा और कहा कि मुझे बचा लो, मैं इस जगह पर बिल्कुल अकेला हूँ और ये चीज़ें मुझे मारना चाहती हैं। तो आगे से जवाब आया कि तुम्हें कौन मारना चाहता है और तुम कहाँ पर मौजूद हो, हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन दो, हम आधे से पौने घंटे में तुम्हारे पास होंगे। तो मैंने मैप पर अपनी लोकेशन देखी, जल्दी से मैप मेरे हाथ में ही था और उनको अपनी बिल्डिंग की लोकेशन एग्जैक्ट बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान ना हो, हम आधे से पौने घंटे में तुम्हारे पास होंगे, बस तुमने वहाँ से हिलना नहीं है। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि वो गोट मैन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका था और मैंने टॉर्च को झट से बंद कर दिया ताकि वो ये ना देख सके कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। आसमान पर बादल छाए हुए थे और कहीं से कोई रोशनी ना आ रही थी, इसीलिए उस गोट मैन को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। उस बिल्डिंग के ऊपर पुराने सीवरेज पाइप भी पड़े हुए थे, काफ़ी खुले और बड़े बड़े। मैं जंगले के साथ साथ होता हुआ बिल्कुल कोई शोर किए बगैर उन सीवरेज पाइप की तरफ बढ़ने लगा ताकि मैं उनके अंदर चला जाऊं और वो चीज़ मुझे ढूंढ ना सके। कि वहाँ बढ़ते बढ़ते मेरे हाथ से दोबारा टॉर्च लाइट नीचे गिरी और उसकी वजह से शोर हुआ, जिसकी वजह से उस गोट मैन ने दोबारा इसी तरफ देखा। अब मैं जल्दी जल्दी से उस सीवरेज पाइप की तरफ बढ़ने लगा और फ़ौरन से उसके अंदर घुस गया। अब गोट मैन उस जगह पर आया जहाँ पर टॉर्च गिरी थी और टॉर्च के ऊपर पाँव रखकर उसने टॉर्च तोड़ डाली और इधर उधर से सूंघता हुआ मुझे ढूंढने लगा। मैं बिल्कुल पसीने से तर हो चुका था और मेरी जान मानो मुंह को आ चुकी थी और मेरी जान 1-2 मिनट में ही निकलने वाली थी कि इतनी देर में वो चीज़ ज़ोर की आवाज़ निकालती हुई उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा गई और ऐसा मालूम हुआ कि वो भागती भागती बिल्डिंग से दूर जा रही है और उसी साइड को जा रही है कि जिस साइड पे जंगल है। ये सुनकर मुझे काफ़ी सुकून आया और अब मैं जान चुका था कि हो सकता है अब मेरी जान बच सकती है। बस अब मुझे आर्मी ऑफिशियल्स के आने का इंतज़ार था कि इतनी देर में दिन का सूरज भी निकलने लगा और हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी और मैं उस सीवरेज पाइप के अंदर से बाहर निकल आया और उस बिल्डिंग के जंगलों पर खड़े होकर देखने लगा कि क्या अभी भी वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं। तो दूर दूर तक देखने पर तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि अब वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ मौजूद होती तो उसकी कदो कामत ऐसी थी कि वो कितने भी फासले पर मौजूद क्यों ना होती मुझे नज़र आ जाती। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था
और मुझे रोड पर दूर से आर्मी की गाड़ी भी आती हुई दिखाई दे रही थी। मैं जल्दी से बिल्डिंग से नीचे भागा और बिल्डिंग के एंट्रेंस पे जहाँ पहुँचा और आर्मी ऑफिशियल जो थे वो बिल्डिंग के बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए और मुझे पूछने लगे कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी या तुम्हें किसी ऐसी मेडिकेशन वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे आप पानी पिला दें, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने बैग से पानी निकाल कर पी सकता। तो उन आर्मी वालों ने मुझे पानी पिलाया और खाने के लिए भी कोई चीज़ दी कि जिससे मेरी हालत थोड़ी संभल पाए। मैंने पानी पिया और उनकी दी हुई चीज़ खाने के बाद उनको बताने लगा कि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मैंने साथ उनको ये भी बताया कि मैं उन पोस्ट की तरफ गया था और उस पावर प्लांट के अंदर भी गया था, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई आर्मी ऑफिशियल नहीं नज़र आया। तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि वहाँ पर आर्मी ऑफिशियल्स मौजूद तो थे, लेकिन हो सकता है उस टाइम वो जंगल के किसी दौरे पर निकले हुए होंगे, जिसकी वजह से तुम्हें वो पोस्ट खाली मिली होंगी। लेकिन वो ये बात करते हुए हिचकिचा रहे थे और साफ नज़र आ रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों की बातें एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी। खैर, उन्होंने कहा कि जो क्रिएचर तुमने देखी होगी वो भी तुम बस अपने से बना रहे हो, या यहाँ रहकर तुम्हारी हालत ख़राब हो गई होगी और तुम्हें ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ये बस तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो, और तुम्हारे जो 3 दिन का यहाँ पर स्टे था उसको आज ही ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम्हें अभी के अभी यहाँ से वापस ले जाया जाएगा। लिहाजा मैं उनको कुछ और कहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो क्यों ही अपने आप पर कोई बात आने देते या कोई ऐसी बात लीक होने देते कि जिससे ये पता चलता कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। और वो ये बात भी जो है वो नहीं वाज़ेह कर सकते थे कि वहाँ पर कोई आर्मी ऑफिशियल्स होता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे तंज वगैरह का सामना करना पड़ेगा उनके ऑफिसर्स को और उनकी गवर्नमेंट वगैरह को। इसीलिए वो बस ये कहते रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं तबीयत ख़राब की वजह से ऐसी चीज़ें मन में ही बना रहा हूँगा, और असल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक खंडर जगह है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। हमारे लिए तो यही सच्चाई है, उससे बढ़कर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने किस चीज़ को देखा था, और ऐसी चीज़ों को मैं पहले भी देख चुका हूँ कई सारे फॉरेस्ट में, और वहाँ के भी फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह इस चीज़ के वजूद से इनकार कर देते हैं कि जैसे उनको तो कुछ पता ही ना हो, लेकिन उनकी शक्लों से साफ वाज़ेह होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। बातों बातों में उनको मैंने ये भी बताया था कि मैंने इंफ्रारेड कैमरे से उन चीज़ों को देखा था। तो वो मुझसे जल्दी जल्दी में पूछने लगे कि कहाँ है वो इंफ्रारेड कैमरा, वो मेरे हवाले करो, हम देखते हैं। और मुझे यकीन था कि अगर वो इंफ्रारेड कैमरा जंगल में ना कहीं गिरा होता और आज मैं उनको अभी दे देता, तो वो ज़रूर बीच में से उन्हीं वीडियोस को डिलीट करते। मेरा दिल तो बहुत था कि मैं जंगल में जाकर उस कैमरा को ढूंढूं, लेकिन वो आर्मी ऑफिशियल्स बिल्कुल मेरे साथ साथ थे और नीचे जीप तक मुझे वही लेकर गए थे। जीप में बिठाकर उन्होंने मुझे मेन सिटी तक छोड़ना था, और वो मुझे कहीं भी आने जाने का अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने उनको कहा भी सी कि मेरा सेल फ़ोन जंगल में गिर गया है, ताकि मैं उसके बहाने वहाँ से अपना इंफ्रारेड कैमरा उठा सकूं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अब कुछ भी उठाने की इजाज़त नहीं, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट तुम्हें पे कर देगी, लेकिन अभी तुम्हें वापस जाने की कतई इजाज़त नहीं। हमारे आर्मी ऑफिशियल्स वो फ़ोन ढूंढ लेंगे और अगर तुम्हारा बीच में कोई डाटा है तो वो भी तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें अब मेन सिटी ही छोड़ा जाएगा। तो उन्होंने उसी दिन मुझे मेन सिटी में छोड़ा, और अभी भी मेरे पास तकरीबन 20 से 25 दिन थे जो कि मुझे यूक्रेन में गुजारने थे। लेकिन मुझे काफ़ी तजस्सुस होता रहा कि मुझे अपना वो कैमरा ढूंढना ही ढूंढना है, लेकिन अब मैं किसी भी हाल में वहाँ पर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि बेशक उस पावर प्लांट के एरिया के अंदर कोई पोस्ट मौजूद ना थी, लेकिन उसकी एंट्रेंस पे तो आर्मी पोस्ट मौजूद थी, और वहाँ से अंदर जाना बिल्कुल आर्मी परमिशन के बगैर इम्पॉसिबल था। मैंने 1-2 दफ़ा दोबारा अप्लाई किया उस जगह को विज़िट करने के लिए, लेकिन अब की बार तो मुझे परमिशन मिल ही नहीं रही थी।
और ना ही उन्होंने अब मुझे परमिशन देनी थी, क्योंकि जो चीज़ मैं वहाँ पर देख चुका था वो नहीं चाहते थे कि उसकी बात मैं बाहर निकालूं। या इस दफ़ा अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो वहाँ पे उनकी कोई वीडियोस वगैरह बनाकर बाहर ना ले आऊँ। ये उन चंद वाक़यात में से एक है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किए हैं, और इनमें से सबसे वर्स्ट और अजीब वाला वाक़या यही है। हालांकि मेरे पास बाकी वाक़यात भी हैं जो कि खौफनाक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस जैसे अजीब नहीं है। वो भी किसी दिन मैं हारिस भाई के साथ शेयर करूँगा, तो वो अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो स्टे ट्यून।